Good morning, class 8. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School, and this is your social studies class. And today we will start lesson 4, National Integration of second unit. So let's start and take out the page number 34. Lesson 4, National Integration. It means राष्ट्रीय एकीकरण. एक इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों एकीकरण. तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट के टाइटल से समझ में आ रहा है कि राष्ट्र को एकीकरण, एक मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. नेशनल इंटीग्रेशन इज द बेस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी नेशन. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, it is necessary to understand the term nation. Nation is not synonymous to state. It is not a caste either. Generally, the nation represents the collective political, cultural, and geographical feeling of people residing in a certain portion of land. Thus, the nation is just an abstract entity, and national integration is the necessary condition for its existence. It means राष्ट्र एकीकरण राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है. राष्ट्र एकीकरण क्या है, इसे समझने के लिए राष्ट्र क्या है यह समझना इम्पॉर्टेंट है. राष्ट्र किसी स्टेट मीन्स राज्य का सिनोनिम नहीं है और ना ही एक निश्चित जाति है. आमतौर पर राष्ट्र किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के निवासियों की अनुभूतियों से युक्त सामूहिक चेतना का नाम है. तो इजी लैंग्वेज में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र एक भावात्मक इकाई है, मतलब एक फीलिंग है जिसे हम फील कर सकते हैं. और इसके एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस लागू होती है, मतलब शर्तें लागू होती है जिसे मानना नेसेसरी है, आवश्यक है. Next, what is national integration? The feeling of oneness irrespective of caste, creed, region, language, and mutual understanding among the citizens of a nation is national integration. It means राष्ट्रीय एकीकरण का आशय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान फीलिंग्स और सुख दुख की एकता की भावना का होना ही राष्ट्रीय एकीकरण है. सुनो बच्चों, हम नेशनल इंटीग्रेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि हर कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं. ओके, तो हर जो अलग अलग ये जो स्टेट्स होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग धर्म के, जाति के और मतलब वहाँ जो स्टेट रहता है वहाँ की लैंग्वेज भी बोली जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? ताकि वो जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं वो एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकें और कोई भी परेशानी, सुख दुख में उनका साथ भी दें. बिकॉज इट इज़ ट्रू सेड दैट कि अवर फर्स्ट फ्रेंड इज अवर नेबर, मतलब हमारा जो सगा होता है वो पहले हमारे पड़ोसी होते हैं. आगे, national integration basically stands for unity in the nation. Basically, national integration is a kind of integration of feelings. The feelings of unity, oneness among people is the foundation of national integration. The national integration symbolize the commitment, behavior and feeling of the citizens. It is the duty of every citizen to oppose the forces and feelings which weaken an integration and unity of the nation and perform duties which strengthen national integration and unity. So, जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो बेसिकली राष्ट्र की एकता पर डिपेंड करती है और राष्ट्र के जो लोग हैं उनके मन में एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार माना गया है. राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है. एक नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन शक्तियों और विचारों का विरोध करे और उसका सामना करे जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करती है तथा ऐसे कार्य करे जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत बने. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. नेशनल इंटीग्रेशन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया.
people belonging to different countries and regions came to India in the past. Most of them choose India as their home. They stayed on and become a part and parcel of Indian culture and society. They mingled here and there language, custom, religion, and culture gradually become a part of India. This process, in fact, added to the richness of Indian culture. When we talk of Indian culture, it is not the culture of any religion, caste, or creed, but it means the culture of entire India. It means एंशियंट टाइम, मतलब प्राचीन समय से ही भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या कभी रही ही नहीं। हाँ, लेकिन पास्ट में कुछ लोग अलग अलग कंट्रीज और जाति से भारत में आते जाते जरूर रहे हैं तथा अधिकांश लोगों ने भारत से वापस न जाकर भारत को ही अपना घर बना लिया। वे भारतीय संस्कृति और समाज के ही एक अंग बन गए, मतलब एक हिस्सा बन गए। वे यहाँ घुल मिल गए। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उपासना पद्धति और जीवन शैली भारतीय समाज में ही समा गई और इस प्रक्रिया से यहाँ का समाज और संस्कृति और भी समृद्ध हो गई। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तब उसका अर्थ किसी एक पंथ, जाति अथवा समुदाय से नहीं है, अपितु उसका अर्थ पूरे भारतवर्ष की संस्कृति से होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Many deeds have been done simply for the sake of strengthening of national integration in India during old days. In ancient India, it was a natural tendency of people to travel to Badrinath, Jagannath Puri, Rameshwaram and Dwarka for pilgrimage. This encouraged people from all walks of life to travel from one place to another. Now page number 35. This traveling played an important role in strengthening national unity. In the same way, Mahakumbh, which is held at 4 different places every 3 years, also played a great role in national integration. This arrangement developed a sense of unity among Indians. It means प्राचीन समय में राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए गए। इनमें सबसे बड़ा कार्य था भारतीयों में भ्रमण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की प्रवृत्ति को विकास करना। प्राचीन समय से ही देश के एक स्थान से लोग दूसरे स्थानों पर श्रद्धा भक्ति से आते जाते रहे हैं। इसमें चारों धामों बद्री विशाल, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका की यात्रा का काफी योगदान है। इसी प्रकार प्रति तीसरे वर्ष क्रमशः 4 अलग अलग स्थानों में लगने वाले महाकुंभ में लोगों का पहुंचना भी राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक रहा है। इन व्यवस्थाओं ने सभी भारतीयों के मन में एकता की भावना को विकसित किया है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. It means there are 2 types of national integration. One is that which is based on unity, common language, mode of living, rites and rituals, religion and common mode of worship. राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। एक स्वरूप वह है जो एक रूपता पर आधारित है, अर्थात लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ, उपासना पद्धति मीन्स बच्चों जिसमें भगवान की पूजा वगैरह की जाती है, तो इन सब का होना। एंड द अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. The language, mode of living, rites and rituals, religion, etc. may be different, but their outlook on national security is the same. On national issues like national unity and integrity, sovereignty, the emotions and feelings remain the same. और सेकेंड नेशनल यूनिटी का मतलब यह है बच्चों कि भले ही हम बाहर से, मतलब ऊपरी तरीके से कुछ भी दिखे, मतलब फैशनेबल हो या ट्रेंडी हो, लेकिन मन से सभी में एकता का होना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का राष्ट्रीय हितों के संबंध में समान दृष्टिकोण और सोच का होना ही नेशनल यूनिटी है। और नेशनल इश्यूज मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के संबंध में सभी की अनुभूति मतलब फीलिंग और सोच का एक समान होना नेशनल यूनिटी कहलाती है।
Integration of India is represented by the second type of unity. India is a vast country which is almost equal to Europe without Russia. As far as population is concerned, it is the second most populated country in the world. More than 250 languages and dialects are spoken here. 22 languages have been notified as national languages by the Indian Constitution. As far as religions are concerned, almost all the religions of the world are followed here. It means भारत के संदर्भ में यदि राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो यहाँ दूसरे प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण देखने को मिलता है. इट मीन्स जो हमने सेकेंड टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी पढ़ा तो भारत में मोस्टली हम यही चीज को फॉलो करते हैं. भारत एक विशाल देश है जो आकार में रूस को छोड़कर मतलब रशिया को छोड़कर लगभग यूरोप के बराबर है. जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है. यहाँ 250 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है. 22 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है. मतलब भारत की 22 भाषाओं का संविधान में नाम दर्ज है. पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धति पाई जाती है भारत में. बिसाइड्स हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, Farsi, Sikh and people of many other faiths live here. It is obvious that there may be diversities in their dressing habits, food habits and ways of living and worship. But even after all these diversities, there is unity where national interest is concerned. This is known as unity in diversity. The feeling of nationalism strengthens our unity. That is why the Indian says, Srinagar or Guwahati, our country, our soil. एंड इट मीन्स यहाँ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख और कई धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग टाइप के रहते हैं. स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों मतलब पूजा करने का तौर तरीका ये सब चीज़ों में अंतर होता है. पर इसके बावजूद भी सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता होती ही है. इसी को अनेकता में एकता कहा गया है. राष्ट्र की भावना हमारी एकता को शक्ति प्रदान करती है. इसलिए भारतवासी कहते हैं, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी. सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको नेशनल इंटीग्रेशन इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा. तो अब कल हम प्रमोशनल फोर्सेस, इट मीन्स राष्ट्रीय एकीकरण में इसके क्या क्या सहायक तत्व हैं, मतलब जो इसे सपोर्ट करते हैं, कल हम इसके फीचर्स देखेंगे. क्लियर? सो आज के लिए इतना ही एंड हैव अ नाइस डे.